Hello friends, today we start with new topic. Chapter is breathing and exchange of gases, right? चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे. फर्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन, देन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड, नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड लास्ट इज डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पुट होंगे वो इस पॉइंट्स होंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से कि कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? इट इज़ एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस involving the oxidation of food substance such as carbohydrate, fat and protein within the tissue to form CO2, water and consequent release of energy. तो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है. ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन चले. तो ये क्या होगा? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगा जहाँ पर कुछ फूड सब्सटेंस है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. कहाँ होगा? विद इन द टिश्यू. और क्या जनरेट होगा वहाँ पर? आपको CO2 मिलेगी प्लस वाटर मिलेगा और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी. द रिलीज एनर्जी इज़ टेम्परेली स्टोर्ड हैज़ ए ATP. और उस एनर्जी को आप टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर कर लोगे. वो फॉर्म कौन सी होगी? ATP. रिएक्शन आपको पता ही है ये वाली, C6H12O6 + 6O2 गिविंग यू 6CO2 + 6H2 प्लस एनर्जी. तो ये सारी चीज़ें आपको बचपन से पता है ये रिएक्शन. नेक्स्ट देखते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड the route by which the oxygen present in our environment gains entry into the body and the carbon dioxide is excreted. तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या एक रूट प्रोवाइड कर रहा है किसको? ऑक्सीजन को, जो आपके एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है आपकी बॉडी में एंट्री के लिए, उसको एक रूट देगा, राइट. और एक्सक्रीशन किसका होगा? CO2 का. दिस होल प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ये जो टोटल प्रोसेस हुआ आपका, कंप्लीट जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को आप, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ब्रीदिंग, राइट. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच डिफर अमंग ऑर्गेनिज्म. तो ये जो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से होगा अलग अलग एनिमल्स के अंदर, राइट. तो देख लेते हैं हम कौन कौन से रेस्पिरेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं और ये एग्जांपल है लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ बिहेव कर रही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कि वहाँ पे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी. तो ऐसे कौन से? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन प्रोटिस्ट. जो प्रोटिस्टा के अंदर है वहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है, तो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल प्ले करेगी, ठीक. बॉडी वॉल, स्पंजेस, नीडेरियंस, प्लेटिहेल्मिंथेस और एनालिड्स. इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लें. जो बॉडी बॉल है वो कहाँ किस किस में बिहेव कर रही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह? स्पंज, नीडेरियन, प्लेटिहेल्मिंथेस और एनालिड के अंदर. नेक्स्ट बात करें गिल्स की. एक्वाटिक एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस, प्रॉन के अंदर, फिशेज और टैडपोल. तो ये याद रखें. एक्वाटिक एनिमल कौन कौन से? लाइक क्रस्टेशियन सारे के सारे, जिसमें प्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिश और टैडपोल. ट्रैकिया जो ऑर्गन है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है? हैज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंसेक्ट के अंदर. कहाँ पर? इंसेक्ट. एग्जाम्पल कॉकरोच एंड अदर टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स. जितने भी ऑर्थोपोड हैं और सारे के सारे इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच, उनमें ट्रैकिया हेल्प करती है. बुक लंग्स कहाँ यूज़ होते हैं? एराकिनिड्स लाइक स्कॉर्पियन और स्पाइडर. स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ काम कर रहा है वो ऑर्गन का नाम क्या है? बुक लंग. और लंग्स कहाँ हेल्प करते हैं? ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट फिशेस. फिशेस के अलावा जितनी भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में लंग्स बिहेव करता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नेक्स्ट बात चलते हैं. रेस्पिरेशन में बी ऑफ टू टाइप, राइट. दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, the respiration without oxygen, and aerobic respiration that require oxygen. तो ये मेन दो बातें कि आपके रेस्पिरेशन को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या दो तरीके से का हो सकता है रेस्पिरेशन. एक वो जहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है और सेकंड वो जहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो जो विदाउट ऑक्सीजन हो जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है उसे आप बोलोगे एनारोबिक, और जहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम चल रहा है, रिएक्शन चल रही है, उसे आप बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन. दोनों को देख लेते हैं. In anaerobic respiration, food is oxidized without using molecular oxygen. तो यहाँ पर molecular ऑक्सीजन की यूज़ नहीं हो रहा. एग्जाम्पल anaerobic बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरासिटिक वर्म लाइक एस्कैरिस, टीनिया, फैशोला. ये याद रखने वाली बातें हैं. इन सब के अंदर क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. किस किस के अंदर हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है?
एनरोबिक बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरासिटिक वर्म, कौन कौन से, एस्कैरिस, टीनी और फैशोला। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द टर्म फर्मेंटेशन इज़ मोर कॉमनली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन वर्ड की जगह पर हम फर्मेंटेशन वर्ड को यूज़ करते हैं, which is defined as the anaerobic breakdown of the carbohydrate and other organic compound into alcohol, organic acids, CO2 etc. with the help of enzymes। तो यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन जितना भी आपके फूड सब्सटेंस है उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, CO2, राइट। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन इज यूज फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स मोस्ट प्लांट और एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है और फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है विद इन द सेल, और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर। इन हायर एनिमल होल प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्लूड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हायर एनिमल्स के अंदर होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो जो टोटल आपका प्रोसेस है रेस्पिरेशन उसमें तीन बेसिक चीज़ें आ रही हैं। एक पार्ट आ गया आपका आ गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा आ गया इंटरनल, और तीसरा आ गया सेलुलर रेस्पिरेशन। तो चलिए आज हम देखते हैं फर्स्ट हमारा जो सेकंड जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हमने देखा रेस्पिरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप का हो सकता है, एनारोबिक और एरोबिक, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि आगे किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन सा जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, उसमें कौन सा ऑर्गन ऐसा बिहेव कर रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये भी हमने चीज़ देख ली। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किससे डिराइव हुआ, किससे बना है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है और उस टाइम जब एंडोडर्म बनती है तो एंडोडर्म से इसकी फॉर्मेशन होती है, राइट। द मैमेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेमली रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जितने भी मैमेलियंस कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आपको दो हिस्से देखने को मिलेंगे, मेनली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो पहले ट्रैक को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक आर एज फॉलोज। तो अलग अलग ट्रैक में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल या नियर्स भी जिसे कहते हैं, इज़ वन ऑफ द टू चैनल्स ऑफ द नोज़। तो आपको पता है हमारे नोज़ में आउटर साइड पर दो एंट्रेंस है, ओपनिंग है, जिन्हें हम नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे बाइफ्रकेट टू द एक्सटर्नल ओपनिंग। तो वन ऑफ द टू चैनल ऑफ द नोज फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे बाइफ्रकेट टू द एक्सटर्नल ओपनिंग। नेक्स्ट, इन बर्ड एंड मैमल दे कंटेन ब्रांच्ड बोन्स और कार्टिलेज कॉल्ड turbinate, whose function is to warm air on inhalation and remove moisture on exhalation। तो इस चीज़ को याद रखना है कि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये जो आपकी नॉस्ट्रिल वाला जो हिस्सा है, ये उसकी जो जितनी भी बोन्स है वहाँ पर कैसी वो बोन्स है वो कार्टिलेज की बनी हुई हैं, जिनको हम टर्बिनेट्स कहते हैं, राइट। क्या फंक्शन है इसका, पहली बात फंक्शन इज़ टू वार्म एयर ऑन इनहाल। जब आप इनहाल कर रहे हो एयर को तो उसे वार्म करना। दूसरी बात, जब आप एक्सहाल कर रहे हो तो मॉइस्चर को रिमूव करना। नेक्स्ट बात करते हैं नेजल कैविटी की, इज डिवाइडेड इनटू टू नेजल चैम्बर्स बाय द नेजल सेप्टम। ईच नेजल चैम्बर कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन्स, फर्स्ट इज वेस्टिब्यूलर, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी रीजन्स। तो तीन आपका जो नेजल चैम्बर है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन रीजन्स में डिवाइड किया गया, वेस्टिब्यूलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रीजन्स। It produces mucus, filters moisture and warms incoming air and act as a resonance chamber for the speech। और ये कैसा एक्ट कर रहा है, रेजोनेंस चैम्बर की तरह काम करता है स्पीच के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स की, इज अ पासेज वे दैट कनेक्ट नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स। तो ये एक वो हिस्सा है जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, आपकी नेजल कैविटी को आपके लैरिंग्स के साथ, एंड ओरल कैविटी टू ईजोफेगस। तो ये कनेक्ट कर रहा है नेजल कैविटी टू लैरिंग्स और ओरल कैविटी टू ईजोफेगस। इट हैज़ थ्री सब डिविजन्स, नेमली नीजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। तो इसके आगे तीन सब डिविजन्स हैं किसकी, फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स एक क्या है, पासेज है जो कनेक्ट कर रहा है नेजल कैविटी
टू लैरिंग्स और ओरल कैविटी टू ईजोफेगस। समझ आ गई बात? तो एक तो नेजल कैविटी को ज्वाइन कर रहा है लैरिंग्स के साथ और ओरल कैविटी को ज्वाइन कर रहा है ईजोफेगस के साथ। तो उसको आपको इसमें आपको 3 सब डिवीजन देखने को मिल रहे हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो लैरिंग्स को देख लेते हैं। लैरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड। फेरिंग्स के बाद आया आपका चौथा जो कंपार्टमेंट आया वो आया लैरिंग्स ट्रैक के अंदर। कंटेन वोकल कॉर्ड, द साउंड प्रोड्यूसिंग इलास्टिक फाइबर कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनकी जो एक बॉक्स की फॉर्मेशन करते हैं जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस होती है। There is a little difference in the size of larynx in man and woman. It grows larger and becomes prominent in man, therefore it is called the Adam apple in man. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से राइज होता है। What is the mean of Adam apple? तो Adam apple हम किसे कहते हैं? जो आपकी गर्दन में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो मेल कैटेगरी है उनकी नेक में एक स्वेल पार्ट, बाहर की तरफ उभरा हुआ एक हिस्सा दिखाई देता है नेक के अंदर। आपको वो बाहर से आपको फील होता है, अगर आप उसमें अपनी फिंगर को टच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ जो एक कोई जब आप बात करते हो या सांस लेते हो तो वो मूव करता है ना, और काफ़ी बाहर की तरफ प्रोट्रूड फॉर्म में निकला होता है, उसे हम कहते हैं एडम एप्पल। ह्यूमन लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ ग्लॉटिस, कार्टिलेज, हायोइड बोन, thyrohyoid membrane, vocal cords, laryngeal ligaments and muscles. Glottis is an opening in the floor of pharynx leading to the larynx. There are 9 pieces of cartilage, 3 are single and 3 are paired. Epiglottis is a leaf-like structure that prevent the entry of food into the respiratory tract during the swallowing. जब आप swallow कर रहे हो कोई चीज़ को अंदर निगल रहे हो तो एपिग्लॉटिस का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो उसे कवर कर लेगा ताकि फूड है जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना कर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया और विंड पाइप। इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स विच इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। कई बार पूछा जाता है कि आपकी जो विंड पाइप है या ट्रैकिया है उसके अंदर जो कार्टिलेज है वो कौन सी है, किस टाइप की है, तो वो हेलाइन कार्टिलेज है। द म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया इज लाइंड विद अ सिलिएटेड सूडो stratified epithelium containing mucus secreting goblet cells which help in pushing mucus out. Next बात करते हैं ब्रोंकाई। one pair of the small thin wall tubular structure formed by the division of trachea at the level of 5th thoracic vertebra. जो आपकी 5th नंबर की जो thoracic vertebra है वहाँ पर आपको ब्रोंकिया देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स की। आर फॉर्म्ड बाय द सब डिविजन ऑफ tertiary bronchi into smaller branches. After the repeated branching, one of the smaller bronchiole enter a lung lobule called the lobular bronchiole. तो ये आगे जाके bifurcations हैं, जब आपके लंग्स के अंदर जब चैम्बर्स बनेंगे तो वहाँ जाके अंदर ब्रोंक्यूल्स में वो बाइफर्केट होगी। तो जो ब्रोंकियाई है 1 पेयर होता है इसका। आगे जब आप इसको सब डिवाइज करोगे तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब बात करते हैं लंग्स की। इन ह्यूमन लंग्स आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, राइट। ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। याद रखने वाली बात है कि जो आपका लंग है वो लंग्स कितने डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरेई। द आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द लंग इज कॉल्ड द पार्शियल प्लूरा, वेयर द इनर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द लंग इज कॉल्ड द विसरल प्लूरा। बाहर वाली को पैराइटल प्लूरा और इनर वाली को हम कहते हैं विसरल प्लूरा। इन ह्यूमन द राइट लंग हैज़ 3 lobes एंड द लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes। इस चीज़ को भी आप याद रखें, जो आपकी ह्यूमन की जो राइट लंग है उसके कितने पार्ट्स हैं 3, और जो लेफ्ट लंग है उसके कितने पार्ट्स हैं 2। द alveoli आर द अल्टीमेट स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लंग। दे आर लाइंड बाय फ्लैटेंड नॉन सिलेटेड स्क्वेमस सेल्स। तो जो alveoli है मेनली बेसिक स्ट्रक्चर है और एक फिजियोलॉजिकल यूनिट है लंग्स के अंदर, सबसे मेन काम यहीं पर है, सारा काम यहीं होगा। देर आर लाइन, और इसके अंदर आपको फ्लैट नॉन सिलेटेड स्क्वेमस सेल्स की लाइनिंग मिलेगी। स्पेशल एल्वुलर सेल्स प्रोड्यूस सर्फेटेंट दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड हेल्प टू प्रिवेंट द लंग्स कोलैप्स। तो यहाँ पर वो एक सरफेस टेंट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ही जो ये एल्वुलर सेल ये प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सरफेस टेंशन कम हो जाती है और लंग्स जो है वो कोलैप्स होने से बचता है। These provide great surface area for the gases exchanged by the diffusion। और इस वजह से वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, राइट।
तो ये आखने वाली बात है कि जो एल्वियोलर है, कई बार पूछा जाता है कि जो सरफेस टेंट है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन होती है, एल्वियोलर सेल्स। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, ये नेजल कैविटी है, ये नॉस्ट्रल है, नेजल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो राइट लंग जो है उसको 3 लोब्स में डिवाइडेड है, ये हमने बात की थी कि राइट लंग है से 3 लोब्स, और जो लेफ्ट है वो आपको उसमें 2 मिलेंगे, राइट। तो ये दिखाया हुआ है, ये ऊपर जो है वो आपको ब्लड वेन्स दिखाई दे रही है। तो लास्ट में ये आपके क्या है, एल्वुलर सैक, जहाँ पर आपकी गैसेस का एक्सचेंज होगा, राइट। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कैपिलरी नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ एल्वुलस। सिंगुलर हम एक को बोलते हैं, वैसे टोटल को बोलेंगे एल्वुलाई, लेकिन किसी एक सिंगल पर्टिकुलर की बात कर रहे हो तो उसे क्या बोलोगे, एल्वुलस। नेक्स्ट, द डायाफ्राम हैज़ ए डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द थोरैकिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़। तो लंग्स के जस्ट नीचे डायाफ्राम होता है, और डायाफ्राम क्या करता है, थोरैकिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिफरेंशिएट करके रखता है, विच हेल्प इन द ब्रीदिंग बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ लंग। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। द डायाफ्राम इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व्स। तो उसके अंदर कौन सी नर्व्स होती हैं, फ्रेनिक नर्व्स। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन मेनली इंक्लूड 2 फेज। इसमें आपको 2 फेज देखने को मिलेंगे। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और देन आएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। किन का एक्सचेंज हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है, ब्लड और ईयर के बीच में, किसका, गैसेस का। इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है विच इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगी और वापस वो लंग्स को क्या दे देगी, CO2 को। रेस्पिरेटरी मूवमेंट ड्यूरिंग द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 2 फेजेस। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी मूवमेंट के अंदर और जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन चल रहा है उसमें 2 प्रोसेस चल रहे हैं, इंस्पिरेशन का और एक्सपिरेशन का। इंस्पायरेशन में क्या होगा, इज द प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर इन द लंग्स। इन दिस डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड गेट लोअर, नीचे तरफ चला जाएगा बाय द कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैकिक। और आपकी जो थोरैकिक कैविटी का जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन एंड थस द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी इज इंक्रीज। तो वो कौन सी वो मसल्स है, याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिनकी वजह से आपकी जो थोरैकिक कैविटी या जो आपकी लंग्स के लिए जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, जो कैविटी बढ़ रही है, वो इनकी वजह से आपकी जो चेस्ट है वो फूल रही है ना, उसे वॉल्यूम अच्छा मिल जाएगा। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होगा, एक्सपायरेशन में इज ए प्रोसेस ऑफ विच CO2 इज एक्सपेल्ड आउट। अब बॉडी से CO2 बाहर निकाला जा रहा है लंग से। इन दिस मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स एंड मेक इट कन्वेक्स ड्यूरिंग डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity. External intercostal muscles relax and pull the rib downward and inward direction, thus decreasing the size of thoracic cavity. यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। अब क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो रिलैक्स कर रही हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो थोरैकिक कैविटी के जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। ये वो हिस्सा है जहाँ पर एक्सचेंज के बीच में हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच में। पहले हो रहा था ब्लड और लंग्स के बीच में गैस का, तो यहाँ हो रहा है टिश्यू और ब्लड के बीच में, एंड बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड सेल्स। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच द गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड एंड बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड सेल्स। तो ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं, मतलब एक आपका प्रोसेस चल रहा है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में, और एक चल रहा है टिश्यू फ्लूइड और सेल के बीच में। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, तो इंटरनल रेस्पिरेशन को आप एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ वेस्ट। तो CO2 हैज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बनती है, एंड प्रोडक्ट है उसका। अब आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कई बार पूछा जाता है ये, एंड कैपेसिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या नाम है और कितना इनमें वॉल्यूम होता है, कितने ml होती है एक कौन सी कैपेसिटी, तो वो देखना पड़ेगा। द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट लंग कैन रिसीव, होल्ड और एक्सपेल अंडर द डिफरेंट कंडीशंस आर कॉल्ड द पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर कॉल्ड द पल्मोनरी कैपेसिटीज़। तो क्या होता है कि एयर की क्वांटिटी जो है लंग्स कितनी रिसीव करता है, कितनी अपने पास होल्ड करता है और कितनी वो एक्सपेल कर पाता है इन डिफरेंट कंडीशंस, उन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी
या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, प्लस अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम को कंबाइन करते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, पल्मोनरी कैपेसिटीज। द apparatus commonly used to measure the pulmonary volume is spirometer or respirometer and the recording of breathing is known as spirogram। तो ये याद रखने वाली बात है। तो मेजरिंग करने के लिए जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, apparatus है, उसका नाम क्या है, स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर। और रिकॉर्डिंग जो हुई ब्रीदिंग की उसे कहते हैं, जो चार्ट बनता है उसे कहते हैं स्पायरोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, रेजिडुअल वॉल्यूम RV एंड 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज, वाइटल कैपेसिटीज और टोटल लंग कैपेसिटीज TLC। तो ये सब आपको वर्ड्स याद रखने हैं, बहुत ईजी से है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ईजीली है, आप देखते जाओगे वॉल्यूम्स आपको समझ में चला आता जाएगा। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल, तो अलग अलग तरीके चार्ट में देख लेते हैं हम। तो पहला है टाइडल वॉल्यूम, मेल में देख लें और फीमेल के अंदर। तो टाइडल वॉल्यूम मेल के अंदर होता है 500 और फीमेल के अंदर भी 500 ml होता है ऑन एवरेज। और क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर इनहाल और एक्सहाल विद ईच ब्रीथ अंडर दी रेस्टिंग कंडीशन। जब आप रेस्ट पोजीशन में आराम से बैठे हुए हैं तब आप जो एयर को अंदर इनहाल और एक्सहाल कर रहे हो, वो जो टोटल आपका अमाउंट है वो कितना है, 500 ml। अगला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, मेल में होता है ये 3100 ml और फीमेल में होता है 1900 ml। कौन सा अमाउंट है ये, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहाल्ड आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहालेशन। जब आप नॉर्मल, आपने एक ब्रीथ ली नॉर्मल कंडीशन में, उसके बाद जोर लगा के फोर्सफुली आप इनहाल करो, जितनी आपके अंदर पावर है उससे आपने वॉल्यूम अंदर लिया, वो कितना होता है 3100 ml मेल के अंदर और 1900 ml फीमेल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, ये होता है 200 ml मेल के अंदर और 700 ml फीमेल के अंदर। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहाल आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सहालेशन। नॉर्मल एक ब्रीथ के बाद, एक नॉर्मल आपने जो टाइडल वॉल्यूम लिया उसके बाद आप जोर लगा के अपनी पूरी बॉडी से, अपने पूरी लंग्स की जितनी आपके अंदर पावर है, अपनी सारी की सारी एयर को एक्सपेल करो, वो जो वॉल्यूम है उसे कहते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, 200 ml होता है मेल में और 1100 होता है फीमेल के अंदर। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द फोर्स्ड एक्सहालेशन। जब आपने ज़ोर से पूरी लंग्स की जितनी आपके अंदर ताकत और कैपेसिटी थी उससे आपने जो एयर को बाहर एक्सपेल किया, उसके बावजूद भी आपके लंग्स के अंदर जो कैपेसिटी अभी भी रिमेनिंग है, वॉल्यूम है, उसे आप कहोगे रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटीज़ की, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी TLC मेल में होती है 6000 और फीमेल में होती है 4200 ml। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कंटेन इन लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। तो कितना अमाउंट आपके लंग्स में आ सकता है एक ज़ोरदार इंस्पायरेटरी एफर्ट के बाद। तो TLC क्या में क्या क्या काउंट होगा, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV क्या हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी क्या है। ये मेल में होती है 4800 ml एंड फीमेल में होती है 3100 ml। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायर्ड। जितनी ताकत से आपने अंदर खींचा उतनी ही ताकत से आपने बाहर निकाला, वो वॉल्यूम है। तो इसमें TV प्लस IRV प्लस ERV जुड़ेगा, शुड बी 80% ऑफ TLC। टोटल लंग कैपेसिटी का ये 80% होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3600 ml और 2400 ml में फीमेल के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसे कहते हैं आप इंस्पायरेटरी। जो आप जितना आप इंस्पायर कर सकते हो, है ना, अंदर ले सकते हो मैक्सिमम अमाउंट। उसके बाद आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। तो जो आपकी लंग्स में हमेशा रहता है उसे कहते हैं फंक्शनल, जो हमेशा जिनके बीच में यही वो अमाउंट है जो एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो RQ क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व रेस्पिरेटरी क्वोशंट ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। कितनी CO2 इवॉल्व हुई, लंग से बाहर की तरफ आई और कितनी CO2 एब्जॉर्ब हुई।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग means pulmonary ventilation is the process of moving air into and out of the lungs, right? Alveoli act as a primary site of the pulmonary exchange of the gases. Exchange of gases also occur between the blood and tissue. Solubility of the gas as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are important factors that can affect the rate of diffusion. तो diffusion का rate इस बात पर डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कैसी है, solubility कैसी है गैसेस की, ये सारी डिफ्यूजन के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन बिलो। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो हम मिलीमीटर Hg में लेंगे मरकरी के अंदर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस की बात करें O2 की, एयर में होता है 159 और CO2 का होता है 0.3, एल्वेलाई के अंदर होता है 104 और CO2 का होता है 40। ब्लड जब डीऑक्सीनेटेड है तो वहाँ पर ऑक्सीजन 40 हो गई और CO2 का 45, और ऑक्सीनेटेड है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होगा। टिश्यू के अंदर 40 होता है, 45। तो आपको पता है जब टिश्यू में 40 है और एल्वेलाई में 104 है पार्शियल प्रेशर, तो आपको पता है मूवमेंट 104 से कहाँ होगा, 40 की तरफ। यहाँ आप देख रहे हो CO2 टिश्यू के अंदर 45 है, ये ब्लड में 40 है, तो वो यहाँ तरह मूव करेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ही जो गैस है वो मूव आउट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, has the solubility of CO2 in blood is 20 to 25 times higher than that of oxygen. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit differences in partial pressure is much higher as compared to that of oxygen. तो ये सिंपल सी बात है। Diffusion of the membrane is made up of three major layers, that is thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries and the basement substance in between them. All these factors are favorable for the diffusion of oxygen from the alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड। कैसे गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर। इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हैज़ अ लिमिट ऑफ गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द alveoli and pulmonary blood. It is called the diffusing capacity. Blood transport oxygen from respiratory organ to the tissue cells and also transport carbon dioxide from the tissue cell to the respiratory membrane. तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को कहाँ से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ले जा रहा है उसे टिश्यू तक, टिश्यू सेल तक, और फिर वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है टिश्यू से टिश्यू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तक। पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। 98.5% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन्स होती हैं वो 98.5% लगभग ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरी हैज़ मच हैज़ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड अबाउट 1.34 milliliter of oxygen. Thus 100 ml of the pure blood carries about 20 ml of milliliter of oxygen. तो इस चीज़ को याद रखना कि 100 ml जो है प्योर ब्लड वो कितना कैरी कर सकता है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द परसेंट saturation of hemoglobin and the oxygen tension. At the normal condition that is on CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है अगर वो 40 mmHg होगा कंसंट्रेशन, दिस कर्व इज सिग्मॉइड एंड नॉर्मल। तो ये सिग्मॉइड और नॉर्मल होगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 that is decreased pH, acidity of the blood increase and curve is shifted toward the right side. Due to the decrease in the concentration of CO2, pH increased, that is acidity of the blood decreases and curve is shifted toward the left side. Rise in temperature and low pH promote the dissociation of the oxyhemoglobin. तो ये चीज़ें यहाँ से नोट करने वाली बात है कि जब CO2 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी तो pH कम हो जाएगी और कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और pH कम हो जाएगी, ब्लड की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब pH कम हो रही है तो एसिडिटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा जो आपका कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की डिक्रीज़ करेगी pH बढ़ेगी और बढ़ने से क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी और कर्व जो है वो आपका लेफ्ट साइड को मूव आउट करेगा।
और इसके साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर और पीएच का कम होना ऑक्सी हीमोग्लोबिन को के डिसोसिएशन को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड इज मच ईजियर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन ड्यू टू दी हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो कह रहा है जो आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय ब्लड मच ईजियर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू दी हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द वाटर। तो ब्लड के बजाय वाटर में इसका ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है ईजी। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट हैज़ डिजॉल्व इन प्लाज्मा, 23% ऑफ द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 70% हैज़ ए बाइकार्बोनेट। तो ये याद रखने वाली बात है कि ऊपर वाली लाइन को हम फिर से देख लो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड इज मच ईजियर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन ज़्यादा होता है, क्योंकि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से 7% जो CO2 है वो उसका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, प्लाज्मा के थ्रू। 23 कौन कर रहा है, किस फॉर्म में जाती है वो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और 70% वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है CO2। मोस्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बफर ऑफ ब्लड इन द प्लाज्मा। बोहर्स इफेक्ट स्टेट दैट hemoglobin oxygen dissociation curve shift to right when CO2 टेंशन इन ब्लड इज हाई। जब ब्लड के अंदर CO2 टेंशन ज़्यादा हो जाती है तब जो कर्व है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो वो कहाँ की तरफ चलता है, राइट की तरफ। डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड एल्वुलाई डज नॉट एक्सर्ट बोहर्स इफेक्ट। तो जो एल्वुलाई है और जो आपकी टिश्यू फ्लूइड में जो CO2 है वो बोहर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। आगे हेल्डेन इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोटिंग द CO2 ट्रांसपोर्ट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, हैज़ मोर एंड मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म इन द लंग्स, इट रिलीज मोर एंड मोर H पॉजिटिव आयन, थस इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ ब्लड। Chloride shift or Hamburger's phenomena occur when the many chloride ions diffuse from plasma into RBC and bicarbonate ion passes out so as to maintain the electrostatic neutrality of plasma. Due to this, chloride content of the RBC increase and oxygenated blood becomes deoxygenated. Entering of chloride ions into RBC is known as positive chloride effects. Shifting of chloride ions from RBC into plasma is known as a negative chloride effect. तो इस चीज़ को याद रखना, जब क्लोराइड आयंस कहाँ चले जाए RBC के ऊपर तो उसे कहते हैं पॉजिटिव, और शिफ्टिंग क्लोराइड फ्रॉम RBC इंटू RBC से वो कहाँ चले जाए प्लाज्मा की तरफ तो उसे कहते हैं नेगेटिव क्लोराइड इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। कैसे कंट्रोल हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेट ऑफ द ब्रेन। ये कई बार पूछा गया है कि रेस्पिरेशन के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट। द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट द ब्रेन स्टेम, मेडुला एंड पोन्स। द मेडुलरी रिदमिक एरिया कैन बी डिवाइडेड इंटू डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप BRG। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप दो है इसके हिस्से, और दूसरा कौन सा है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। द रिसेप्टर फॉर केमिकल रेगुलेशन आर लोकेटेड इन द कैरोटिड बॉडीज, एरोटिक बॉडीज एंड इन ब्रेन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, द कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज आर सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद हार्ट। द कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड and its effect on the breathing. These are considered as a peripheral chemoreceptor. Thus, the blood oxygen does not have direct effect on the respiratory center of brain. तो breathing rate जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होगी उतनी कम ब्रीदिंग रेट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन उतनी कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अलॉन्ग विद द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द ब्रीदिंग रेट। इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू सर्टेन एक्सटेंट इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, थस इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। नोट करने वाली बात क्या, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन पर्सन ड्रॉन्स कम अंडर द इलेक्ट्रिक शॉक, मीट एन एक्सीडेंट और एक्सपोज टू गैस पॉइजनिंग और एनेस्थीसिया। नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला है ब्रोंकाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाइटिस क्या क्या होता है, ये डिसीज इज कॉज्ड बाय द परमानेंट स्वेलिंग इन ब्रोंकाई हैज अ रिजल्ट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कफ इज कॉज्ड एंड
thick mucus with pus cell is spitted out. Bronchial asthma is an allergic attack of breathlessness associated with the bronchial obstruction characterized by the coughing and difficult breathing. Next, apisthma is a condition in which the wall of separating the alveoli break, resulting in the reduction of surface area of the exchange of the respiratory gases, having cigarette smoking leading to the emphysema. आगे है pneumonia is an acute infection of the or inflammation of the alveoli. The most common cause of pneumonia is the pneumococcal bacterium Streptococcus pneumoniae. Next है lung cancer is caused by the excessive smoking. The tissue increase limitlessly, which is called malignancy. The blood capillary are ruptured, blood start flowing, and death is caused by the excessive bleeding. Hay fever is an allergic disorder in nasal lining. It developed due to the hypersensitivity of the lining to pollen grains or other foreign particles. There is a nasal episode of sneezing that begins following allergy. Some of the other diseases affecting respiratory systems are pulmonary TB caused by Mycobacterium tuberculosis, diphtheria caused by Corynebacterium diphtheria, coryza caused by rhinovirus, influenza by influenza virus, and SARS caused by HCV. ये सारे याद करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदर डिसीज अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम आर पल्मोनरी टीबी कॉज बाय, ये जो टीबी है पल्मोनरी टीबी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी से बना टीबी. डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. कोराइजा या ओराइजा कॉज बाय राइनोवायरस. इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से. और सार्स कॉज बाय एचआईवी. नोट करने वाली बात क्या है? Altitude sickness is caused when a person moves to higher altitude due to the increase in the atmospheric pressure and partial pressure of oxygen. It leads to the hypoxia, which result in the release of erythropoietin from GGA cells, and hence RBC production increases. The size of RBC may also increases. Next बात करते हैं occupational respiratory disorders. पहला है anthraciosis, which is a pneumoconiosis of coal workers deposition of fibrous tissue in the lungs causing the bronchitis and emphysema. Next है silicosis, which is caused due to the lung exposure to dust containing silicon compound. Worker of glass industries, potters, gold, copper miner develop progressive fibrosis. तो थैंक यू सो मच. आज हमने अपना ब्रीदिंग और एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया. आज हमने रेस्पिरेशन को देखा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट देखा, मैकेनिज्म ब्रीदिंग क्या होता है, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में डिस्कशन की, फिर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद डिसऑर्डर को देखा. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने चेकआउट आउट की. तो थैंक यू सो मच. वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो MCQ की वीडियोज़ हैं उन्हें मैं कंटिन्यू करता हूँ लगातार. तो प्लीज़ देखते रहें, कंटिन्यू करें. थैंक यू सो मच.